एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का 6वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स के नाम से। वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और पढ़ते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्डनेस क्या है, ठीक है। तो हार्डनेस मतलब होता है रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग एंड इंडेंटेशन, ठीक है। मतलब किसी मटेरियल को स्क्रैच करना, है ना, जितना मुश्किल हो गया उसको इंडेंट करना, ठीक है। किसी इंडेंटर से इंडेंट करना, है ना, जितना मुश्किल होगा उसका हार्डनेस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हार्डनेस की ज़रूरत हमको कहाँ पे पड़ती है? बहुत सारी जगह पे हार्डनेस की ज़रूरत पड़ती है हमको। जैसे जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, जहाँ पे वियरिंग हो रहा है, जैसे गियर्स बॉक्स को एग्जांपल लो। गियर के बीच में क्या होता है? मूवमेंट होता है, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो अगर गियर में अगर प्रॉपर हार्डनेस नहीं हुआ तो जल्दी घिस जाएगा गियर, है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे हमको हार्डनेस चाहिए। वैसे ही जो कटिंग टूल्स होती हैं, ठीक है, तो कटिंग टूल्स में हमको हार्डनेस चाहिए होता है, क्योंकि कटिंग टूल जितना हार्ड रहेगा उतना आसानी से वो दूसरे मटेरियल को काट सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हमको हार्डनेस प्रॉपर्टी मेटल में चाहिए होता है, ठीक है। तो उसका हम करते हैं टेस्टिंग। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत पहले जब ये सब मशीन्स नहीं आई थी, ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर, रॉकवेल वगैरह नहीं आया था ना, तो पहले यूज़ होता था मोह स्केल, ठीक है, मोह स्केल ऑफ हार्डनेस। तो उसमें क्या था, इसमें क्या किया गया था कि 10 जो मटेरियल है या बहुत सारे जो मटेरियल्स है उसको ऐसे एक टेबल बना के उसके हार्डनेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो मोह स्केल में हम लोग क्या किए थे कि इसमें जो अलग अलग मटेरियल्स है ना उसको हार्डनेस के हिसाब से अरेंज कर दिए थे, ठीक है। जैसे हार्डनेस, जैसे कि डायमंड है जो सबसे हार्डेस्ट है, तो उसका स्केल नंबर था 10, वैसे ही कोरंडम का 9, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल को अरेंज कर दिए थे, ठीक है। ये हार्डेस्ट स्केल कैसे बना था? इसमें क्या है, पहले क्या करते थे कि 2 मटेरियल को आपस में स्क्रैच करके देखते थे, ठीक है। तो जिसमें स्क्रैच हो जाता था, है ना, उसका हार्डनेस कम होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें सारे मटेरियल को अरेंज कर दिए और ये बन गया मोह स्केल, है ना। लेकिन अब के टाइम पे क्या हो गया, हम बहुत सारे मशीन्स आ चुके हैं, रॉकवेल है, ब्रिनल है, विकर्स है, ठीक है। तो वहाँ पे हम सीधे डायरेक्टली नंबर बता देते हैं कि इस मटेरियल का इतना हार्डनेस नंबर है, ठीक है। तो जितने भी मेथड है ना उसको बोलते हैं इंडेंटेशन हार्डनेस, ठीक है। मतलब जो ब्रिनल विकर है उसको बोला जाता है इंडेंटेशन हार्डनेस, है ना। तो इंडेंटेशन हार्डनेस डिटर्मिनेशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास इंडेंटर्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, ठीक है। कोन इंडेंटर होता है, बॉल इंडेंटर होता है, डायमंड इंडेंटर होता है, ठीक है। इंडेंटर मतलब सिंपल भाषा में एक सुई के जैसा है। किसी सुई को आप किसी चीज़ में चुभा रहे हो, ठीक हो, तो जितनी आसानी से उसमें चुभ जा रही है सुई उतना उसका हार्डनेस कम है। वैसे ही इंडेंटर होता है। इंडेंटर से क्या किया जाता है, मटेरियल के अंदर इंडेंट किया जाता है, एक प्रेशर के थ्रू उसको इंडेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा इंडेंटेशन होगा उसका हार्डनेस उतना कम कैलकुलेट होता है। मतलब जितना आसानी से इंडेंटेशन होगा हार्डनेस उतना कम होगा, ठीक है। अब ये देखिए जो डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहला लोड अप्लाई में आप कितना लोड अप्लाई कर रहे हो इंडेंट कराने के लिए। दूसरा है कि इंडेंटर का डायमेंशन क्या है। तीसरा कितने टाइम तक आप उसमें लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें फिर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हार्डनेस नंबर का? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आप फोर्स अप्लाई किए हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई डिवाइडेड बाई इंडेंटेशन एरिया, मतलब जो आप इंडेंट किए हो उसका इंडेंटेशन एरिया कितना है या कितना डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन है, इसके बेस पे हम निकाल लेते हैं उसका हार्डनेस नंबर। फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, इसके थ्रू हम लोग हार्डनेस नंबर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी मटेरियल का, ठीक है। और टाइम जो होता है ना, जो लोड अप्लाई कर दे या इंडेंटेशन का जो टाइम होता है वो 10 सेकंड से 150 सेकंड हो सकता है। वो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। अगर बहुत हार्ड मटेरियल है तो टाइम कम लगता है, जैसे 10 सेकंड में ही हो जाता है, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल है। तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो 10 सेकंड काफ़ी है। लेकिन कई सारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसको हमें ज़्यादा टाइम तक लोड अप्लाई करके रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इस वजह से। और एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, जनरली जिस सरफेस को आप हार्डनेस चेक करना चाहते हैं, जिस सरफेस में, उसमें क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हमको उसको ग्राइंडिंग कर लेना है। जैसे कोई भी मेटल सरफेस जैसे ये है तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। इसके सरफेस में जो स्केल वगैरह है, ऑयल डस्ट वगैरह, उसको आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो एमरी पेपर के थ्रू हम इसको
थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए, और जब आप इंडेंटेशन करो तो उसमें जो स्केल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, उसके कारण से रिज़ल्ट आपका गलत ना हो। ठीक है, इस वजह से एमडी पेपर से ग्राइंडिंग कर लिया जाता है। ठीक है, अब कितने टाइप के इंडेंटेशन हार्डनेस मेथड आते हैं, तो ब्रिनल है, रॉकवेल है, विकर्स है, माइक्रो हार्डनेस है। तो रॉकवेल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, और ब्रिनल का भी हम पढ़ रहे हैं। विकर्स का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विकर हार्डनेस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल आप जान लेते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर के बारे में। तो ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग में क्या करते हैं ना, हम लोग स्टील बॉल का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंडेंटेशन। ठीक है, स्टील बॉल देखो कैसे रहता है, ये होता है इस तरीके का इंडेंटर होता है, अलग अलग साइज़ का यह है स्टील बॉल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 2.5 से लेकर के 10 mm तक का स्टील बॉल होता है, 2.5, 5 mm का, 7.5, 10 mm का, ऐसे अलग अलग साइज़ का स्टील बॉल होता है ना। तो कौन सा स्टील बॉल सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है मटेरियल के हार्डनेस पे। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए हम अलग अलग साइज़ के इंडेंटर लेते हैं, है ना। और जो लोड अप्लाई करते हैं वो 500 से 3000 kg तक अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है। अगर सॉफ्ट मटेरियल है जैसे नॉन फेरस है, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, तो उसमें हम केवल 500 kg का लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हार्ड मटेरियल है जैसे हार्डन्ड स्टील है तो वहाँ पे हम 3000 kg के लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे तो सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे तो इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम वैसे में क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। आगे मैं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे सॉफ्ट मेटल में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और जो लोड अप्लाई का टाइम है वो 10 से 30 सेकंड होता है। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो 30 सेकंड, और ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है तो 10 सेकंड तक हम लोड अप्लाई करते हैं। उसके बाद इंडेंटेशन होने के बाद हम क्या चीज़ करते हैं, इंडेंटेशन के बाद उसके इंडेंटेशन डेप्थ को मेज़र करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टील बॉल है, इंडेंटर है, इसको अंदर इंडेंट किया जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंडेंटेशन हो गया है, यहाँ पे गड्ढा हो गया है। ठीक है, तो इस इंडेंटेशन का साइज़ हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो डायमीटर है हम मेज़र कर लेंगे ऐसे माइक्रोस्कोप के थ्रू, और फिर इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जो इंडेंटेशन जो गड्ढा है ना, इसका सरफेस एरिया मेज़र कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया जब हम करेंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, हार्डनेस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग के पीछे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर। ये आपका फॉर्मूला होता है BHN का, ब्रिनल हार्डनेस नंबर इज इक्वल टू 2P। P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे है लोड अप्लाइड। आप जितना लोड अप्लाई करोगे, 500 करोगे तो 500, 1000 या 3000 जो भी करोगे ना, यहाँ पे P वो वैल्यू होगी। ठीक है, D क्या है, D जो है आपका ना डायमीटर ऑफ इंडेंटर है, जो इंडेंटर है उसका डायमीटर है। और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d यहाँ पे डिप्रेशन डायमीटर या इंडेंटेशन डायमीटर, मतलब कितना इंडेंटेशन हुआ है उसका डायमीटर। जैसे कि इसी डायग्राम में देखो, कैपिटल D मतलब ये जो बॉल है, जो इंडेंटर बॉल है उसका डायमीटर, इसको बोलते हैं कैपिटल D। और ये जो इंडेंटेशन यहाँ पे हुआ है, इसका जो डायमीटर होगा वो स्मॉल d होगा। ठीक है, फॉर्मूले में तो ये सब कैलकुलेट करते हैं और ये फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं, इससे हमें मिल जाता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर है या ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। तो डिज़ाइन क्या है, ब्रिनल का मशीन का डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, बट इसका जो वर्किंग होता है ना, जो वर्क करने का तरीका है, इसके पीछे जो साइंस है, जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है। ठीक है, डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, जैसे लोड एप्लीकेशन का मेथड अलग हो सकता है, किसी में लीवर अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे इसमें लीवर अरेंजमेंट है ना, लोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ठीक है, कई जगह बटन दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए लोड के लिए यहाँ पे पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग से लोड, हम पीछे अलग से लोड लगा हुआ है ना। ये वाला देखो पूरा डिजिटल है। डिजिटल ब्रिनल हार्डनेस में क्या होता है, मशीन इंडेंट करता है और इंडेंटेशन का साइज़ डायरेक्टली आपको मशीन ही कैलकुलेट कर देता है और वो सीधा BHN नंबर बता देता है, अगर फुली ऑटोमेटिक है तो। ठीक है, और अगर फुली ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको सैंपल में उसका डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद फॉर्मूले में डाल के आपको BHN निकालना पड़ता है। तो मशीन का डिज़ाइन अलग हो सकता है, बट प्रिंसिपल वही है। देखो, जैसे ये पहला मशीन, ये सबसे सिंपलेस्ट मशीन होता है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे होता है इंडेंटर। इंडेंटर कहाँ पे लगता है, यहाँ पे आपका लगता है इंडेंटर। ठीक है, ये होता है एनविल, इसको बोला जाता है एनविल, इसी में रखा जाता है सैंपल को। और ये है हैंडविल यहाँ पे, और इस डायग्राम में देखो ये वाला, इस हैंडविल को जब हम घुमाते हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
जब हम इसमें ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ना तो ये एनविल ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि इसमें स्क्रू बने हुए हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लोड देने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है लीवर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी लीवर लगा हुआ है लोड एप्लीकेशन के लिए, है ना। और पीछे जो लोड टंगा है ना, एक्चुअली में यही लोड जा कर के सैंपल में अप्लाई होता है। ठीक है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है ये। और इस वाले केस में देखो यहाँ पे भी सब वही है। इसमें अलग चीज़ क्या है, यहाँ पे मोटर दिया गया है ये पंप लोड अप्लाई करने के लिए, और ये सामने में एक लेंस दिया गया है। ठीक है, इस लेंस बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो इसी माइक्रोस्कोप में ना स्केल भी अरेंज होता है, इसी माइक्रोस्कोप में स्केल अरेंज होता है। मतलब जब इम्प्रेशन पड़ जाता है मेटल में, इंडेंटेशन हो जाता है, तो इंडेंटेशन का डायमीटर नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इसमें स्केल लगा हुआ है, इसको मैं डिटेल से भी बताऊंगा। और ये वाले मशीन में देखो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा है। तो इसमें जो भी इम्प्रेशन आएगा ना, उसको अलग से एक आता है माइक्रोस्कोप, ब्रिनल माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं, वहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला अगर मशीन में नहीं दिया गया है ना माइक्रोस्कोप, तो ये ऐसा वाला माइक्रोस्कोप अलग से आता है, यहाँ से हम इसका डायमीटर जो है, इंडेंटेशन डायमीटर वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके का मशीन आपको दिखा दिया। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या क्या, कैसे हम इसमें हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लीवर है उसको अनलोडिंग पोजीशन में सेट करना है। ये लीवर है, अगर लीवर ऑपरेटर की तरफ है, जैसे ऑपरेटर इधर खड़ा है तो ऑपरेटर की तरफ है लीवर ना, तो मतलब वो अनलोडिंग पोजीशन पे है। ठीक है, अगर लीवर को मैं इधर कर देता हूँ तो वो लोडिंग पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे बटन वाला सिस्टम रहता है तो वहाँ पे आपको लीवर की ज़रूरत नहीं है, बटन ऑन करो वो अपने आप लोड अप्लाई करता है। ठीक है, तो पहला है कि आपको अनलोडिंग पोजीशन में रखना है लीवर को। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको इंडेंटर सेलेक्ट करना है, इंडेंटर और वेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इंडेंटर और क्या सेलेक्ट करना है, वेट। अब जैसे कि मैंने जो बताया ना कि अगर सॉफ्ट मटेरियल है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एलुमिनियम में आपका एलुमिनियम का हार्डनेस टेस्टिंग करना है, और इस केस में अगर हम 3000 kg लोड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा ना, अब मान लीजिए मैं 10 mm इंडेंटर का यूज़ कर रहा हूँ, 10 mm स्टील बॉल इंडेंटर का, तो क्या होगा 3000 लोड अप्लाई करोगे ना तो इंडेंटेशन ना 10 mm का ही इंडेंटेशन हमको मिल जाएगा। मतलब इतना लोड अप्लाई करो कि इंडेंटर पूरा अंदर तक दब जाएगा। अंदर तक दब जाएगा मतलब जो गड्ढा बनेगा, जो इम्प्रेशन मिलेगा आपको, जो इम्प्रेशन मिल रहा है इसी के साइज़ का मिल जाएगा आपको, इसी के डायमीटर के साइज़ का इंडेंटेशन डायमीटर हो जाएगा। इसका डी है तो इसका भी डी हो जाएगा, इसका 10 mm है तो इसका भी 10 mm इंडेंटेशन डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से देखो नीचे में क्या है 2F/πd डी, यहाँ पे देखो d² - d², तो ये बॉल का डायमीटर, ये इंडेंटेशन डायमीटर, अगर दोनों बराबर हो गए तो वैल्यू क्या हो गया भाई, पूरा वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू पूरा 0 आ गया, तो आपका जो ये कैलकुलेशन जो कर रहे हो ना, इसका रीडिंग पूरा गलत आएगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन डायमीटर हमेशा जो बॉल है उसके डायमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, जनरली ये रूल होता है कि जो इंडेंटर का डायमीटर है, जैसे 10 mm अगर डायमीटर है इंडेंटर का, ठीक है, तो जो गड्ढा बन रहा है उसका डायमीटर ना आपका 2.5 से ना 6 mm के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.5 से 6 mm के बीच ही रहना चाहिए। 6 mm से ज़्यादा गड्ढे का डायमीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे में आपका रीडिंग क्या होगा, गलत होगा। तो उस हिसाब से हम लोड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बॉल का डायमीटर भी उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी आप डायमीटर का बॉल सेलेक्ट किए होगे, जो वेट सेलेक्ट किए होगे ना, वो आप क्या करोगे, मेटल में सेट कर दोगे। वेट पहले से सेट करना होता है कि कितना वेट आपको लगाना है, और इंडेंटर आपको वो इंडेंटर जो यूज़ करने वाला है वो आपको लगा लेना है। ठीक है, अब जो इंडेंटर है ना वो सिंपल स्टील का भी होता है और टंगस्टन कार्बाइड का भी बना होता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल का अगर आपको टेस्ट करना है तो टंगस्टन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत हार्ड स्टील है, उसका आपको हार्डनेस टेस्टिंग करना है तो उस केस में टंगस्टन कार्बाइड का बॉल लेते हैं। अगर नॉर्मल नॉन फेरस का करना है तो सिंपल स्टील बॉल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंडेंटर है उसका हार्डनेस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, है ना, स्पेसिमेन से ज़्यादा हार्ड होगा तभी वो डिप्रेशन दे पाएगा, तभी मतलब उसमें इंडेंटेशन कर पाएगा। तो लोड और इंडेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो स्पेसिमेन है ना उसको एनविल के ऊपर रख देना है। ये एनविल है यहाँ पे,
ये एनविल है ना, इसके ऊपर आपको क्या रख देना है, आपका सैंपल को रख देना है। ठीक है, सैंपल रख दोगे। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, सैंपल रखने के बाद आप धीरे धीरे लीवर को घुमाओगे, लीवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या होगा, आपका स्पेसिमेन और इंडेंटर टच में आ जाएंगे। जैसे ये आपका इंडेंटर है और ये स्पेसिमेन क्या होंगे, आपस में टच कर लेंगे। तब तक घुमाना जब तक ये दोनों टच ना कर ले। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आप देखो कि जब उसको घुमाओगे ना तो स्पेसिमेन और इंडेंटर टच में आए, इतने तक आपको उसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद जैसे ही इंडेंटर और सैंपल टच में आ गए, आपको क्या कर लेना है, अब लोड देना चालू कर देना है। तो लोड अगर लीवर वाला है तो आपको इधर कर दोगे लीवर को ना, तो लोड अप्लाई होना चालू हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक मशीन है ना तो उसमें बटन होता है, उसका जैसे ही बटन ऑन करोगे उसमें लोड एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, लोड अप्लाई करना वो चालू कर देगा। ठीक है, फिर कुछ सेकंड आपको रखना है लोड एप्लीकेशन के बाद। जैसे अगर स्टील का हो गया, किसी हार्ड मटेरियल का आपको टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो 10 सेकंड तक आपको रुकना है, 10 सेकंड तक लोड अप्लाई करके रखना है। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उस केस में 30 सेकंड तक आपको लोड अप्लाई करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 सेकंड तक हार्ड है और सॉफ्ट है तो 30 सेकंड तक लोड अप्लाई करके रखोगे। उसके बाद 10 सेकंड के बाद है ना, या टाइम पूरा होने के बाद 10-30 सेकंड जो भी है, टाइम पूरा होने के बाद क्या कर लोगे, आप अनलोड कर दोगे, है ना, लीवर को अनलोडिंग पोजीशन में ला दोगे, है ना, तो अनलोड हो जाएगा। या आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीन में आजकल क्या होता है, आपको केवल बटन दबाना है, वो खुद लोड अप्लाई करता है ना। उसके बाद उसमें ऑटोमेटिकली वो 10 सेकंड के बाद जो भी उसमें अरेंजमेंट रहेगा जितने भी सेकंड का, वो उतने सेकंड बाद वापस से अनलोडिंग अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये भी आजकल ऑटोमेटिक मशीन में हो गया है। तो आपको क्या कर लेना है, अब अनलोड करने के बाद आपके सैंपल को रिमूव कर लेना है, मतलब एनविल से मशीन को नीचे, एनविल को नीचे करके आपको स्पेसिमेन को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद क्या करना है, आपको ब्रिनल माइक्रोस्कोप के थ्रू ना मेज़र करना है इसके डायमीटर को, जो गड्ढा बना है, इंडेंटेशन है, उसका डायमीटर को आपको मेज़र करना है। अब ये देखिए, जो मेज़र करते हैं तो एक मशीन दिखाया था ना, सिंपल मशीन, उसमें माइक्रोस्कोप नहीं था, तो आपको अलग से माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, कई सारे मशीन में यहीं पे ही लगा होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो दोनों माइक्रोस्कोप का वर्किंग तरीका सेम है, हालांकि वो अलग है और ये मशीन के साथ है, बट दोनों का काम एक ही तरीके से होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो माइक्रोस्कोप में आपको रीडिंग कैसे लेना है। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोप में देखो स्केल बना हुआ है, इसके अंदर में एक स्केल बना हुआ है, ऐसे करके देखिए, है ना, ऐसे ही स्केल बना हुआ है, और इधर एक लगा हुआ है एक और माइक्रोमीटर स्केल। तो 2 स्केल है यहाँ पे, एक अंदर में मेन स्केल है और इधर आपका माइक्रोमीटर का स्केल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो अंदर में ऐसे स्केल बना हुआ है, ऐसे एक लाइन है, बड़ा लाइन, उसके बाद 1 2 2 3 3 4 5, उसके बाद फिर 1 1 2 3 4 5, ऐसा करके लाइन बनी हुई है। फिर इसमें वैसे ही बना हुआ है, बड़ा लाइन के बाद फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 1 2 3 4 5, ऐसा स्केल बना हुआ है। मतलब ये 0 को बता रहा है, ये 1 है, ये 2 है मान लो, और इसके इसको आप 10 मान लो, ये 10 है, ये आपका यहाँ तक 20 है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो उसमें गड्ढे दिखाई देंगे। जैसे ये मान लीजिए गड्ढा ऐसे है, जो गड्ढा मतलब जो इंडेंटेशन हुआ है ना, ऐसे आपको दिखाई देगा, है ना। अब इसमें क्या चीज़ करना होता है, यहाँ पे देखो, इसमें डायग्राम में इधर नीचे साइड देखो, यहाँ पे जो मैं लाल कलर में वो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे घुमाने का अरेंजमेंट दिया गया है। यहाँ पे नीचे देखो, इसको जब आप घुमाएंगे ना तो स्केल आगे पीछे इधर उधर होता है, दाएं बाएं, मतलब दाएं बाएं आप उसको कर सकते हो। तो ये क्या काम आता है, देखिए इसका क्या काम आएगा। जैसे ये आपका मान लीजिए, ये आपका क्या है, गड्ढा है, इंडेंटेशन है, तो आपको एक किनारे को क्या करना है, बड़े स्केल के साथ सेट करके रखना है। ये जो एक साइड है ना, इसको आपको बड़े स्केल के पास सेट करके रखना है, ताकि यहाँ से आप गिनती चालू कर सको, 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 ऐसा। ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक इसके किनारे को ना एक बड़े स्केल से जोड़ोगे, तब आपको गिनने में आसान होगा। ये मतलब ये जो सर्कल का एक हिस्सा है ना, ये बड़े स्केल के टच में होना चाहिए, ताकि आपकी गिनती आसान हो सके। मतलब यहाँ तक 5 है और यहाँ पे आपका 10 है, फिर इधर 11 है, इधर 12 है, ठीक है। तो आगे पीछे आप स्केल को खसका सकते हो। जो नीचे अरेंजमेंट दिया है ना, जो यहाँ पे जो दिया है, इसके हिसाब से आप स्केल को आगे पीछे कर सकते हो, है ना। अब इसी में आप देखिए, इसी डायग्राम में देखिए, 10 तक तो फिक्स है, 10 11 तक तो फिक्स है, 11 को पार कर गया। ये जो सर्कल है ना, ये 11 को पार कर गया है। अंदर का जो स्केल है वो 11 नंबर को क्या कर चुका है, पार कर चुका है। अब जो अंदर में जो स्केल लगा है ना, उसका लिस्ट काउंट देखो कितना होता है। अंदर में जो स्केल लगा है ना, उसका लिस्ट काउंट होता है आपका 0.1, ठीक है। तो अंदर के स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 0.1। तो आपको क्या करना है, ये 11 लाइन को पार कर गया, तो 11 × 0.1 करोगे आप, क्योंकि एक का लिस्ट काउंट जो एक डिवीज़न है उसका वैल्यू कितना है, 0.1 है। तो ये सर्कल या जो गड्ढा है वो कितने डिवीज़न को पार करके, 11 को। तो 11 × 0.1 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1, ठीक है। ये 1.1 आ गई। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है वो 11 को पार कर गया, बट 12 के बीच में है, 11 और 12 के बीच में है, ठीक है। एक बार और इसको मैं बना देता हूँ। जैसे ये सर्कल है, जैसे यहाँ पे यहाँ तक 11 आया और यहाँ पे 12 है, तो ये 11 और 12 के बीच में है। तो ये डिस्टेंस आपको पता करनी है, 11 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये आपको पता करना है। तो उसके लिए आपके पास होता है ये वाला, ये वर्नियर स्केल, ठीक है। ये होता है आपका वर्नियर स्केल, ये वाला वर्नियर स्केल, ठीक है। इस वर्नियर स्केल को जब आप घुमाओगे ना, तो अंदर में जो वैल्यू है वो पता चलती है। ये जो वर्नियर स्केल देखो अंदर में क्या करता है, जैसे ये यहाँ पे आपकी आया था 11 और ये वाला आपकी वैल्यू है 12, ठीक है। तो अंदर में जो छोटा स्केल है ना, उसके साथ एक और स्केल जुड़ा होता है, ऐसा 1 2 3 4 5 करके। मतलब ये बड़े में बना रहा हूँ, ये 11 है और ये 12 है, तो ये 11 और 12 के बीच में एक वर्नियर स्केल बना होता है ऐसे। और क्या बने होते हैं ऐसे, और बहुत सारे वर्नियर स्केल अंदर में बने होते हैं, ठीक है। तो आपको अब उसको देखना है। जैसे मैंने क्या बोला कि ये सर्कल जो था वो 11 को पार कर गया था, बट 12 को पार नहीं किया था, ठीक है। 11 को पार कर गया था बट 12 को पार नहीं किया था। तो आपको क्या करना है, उसको किसी लाइन के पास लेके आना। जैसे ये जो लाइन है ना, इसके किसी एक लाइन के पास आपको लेके आना है। मतलब एक चीज़ देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, उसको आपको इस लाइन के बराबर लेके आना है। इसको आप अभी छोड़िए, ये वाली जो सबसे पहली लाइन है ना, इसको बराबर लेके आना है। उसको जब आप घुमाओगे ना, ये स्केल आगे पीछे होगा, छोटा स्केल आगे पीछे होगा, ठीक है। ये वाला जो है, इससे क्या होगा, जो छोटा स्केल मैंने दिखाया ना, उससे ये आगे पीछे होगा, और जो मेन स्केल है वो इससे आगे पीछे होता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया था कि ये 11 है और ये 12 है, तो जो छोटा स्केल है ना, उसको इसी के सीध में लेके आना है ऐसे, ठीक है। इसके आप देखेंगे कि ये इसके सीध में आ गया। अब क्या होगा, इसमें जो रीडिंग है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो सर्कल जैसे दिख रहा है ना, इसमें से आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी। ये स्क्रू गेज आपने देखा होगा या माइक्रोमीटर, उसमें क्या रहता है, ऐसे सर्कल जैसे रहता है, उसमें रीडिंग छपी होती है, जैसे 0 है, 5 है, 10 ऐसे करके पूरे सर्कल में रीडिंग छपी होती है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, उससे कौन सा मैच हो रहा है वो देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से 5 मैच हो रहा है एग्जैक्टली 5, जैसे इधर होगा 10, इधर 0, ऐसा करके इसमें पूरे सर्कल में रीडिंग होती है। तो ये लाइन किसके साथ मैच हो रहा है देखना, जैसे 5 के साथ मैच हो रहा है तो आप 5 लिख लोगे। अब ये जो वर्नियर स्केल है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 होता है, ठीक है, 0.02। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.10 आ गया, 0.10, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था कि वो 11 डिवीज़न को पार कर गया है बड़ा स्केल, और उसका लिस्ट काउंट 0.1 था। और ये जो वर्नियर स्केल है उसमें 5 के सीधे में है और इसका लिस्ट काउंट 0.02 है। तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1.1 प्लस 0.10, तो वैल्यू आ जाएगी 1.2 mm का इम्प्रेशन,
तो इस तरीके से क्या करना है आपको, माइक्रोस्कोप जो दिया है ब्रिनल माइक्रोस्कोप, उसमें जो स्केल लगा है ना, उससे आपको डायमीटर को मेज़र कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायमीटर आपने मेज़रमेंट ले लिया। ठीक है, अब डायमीटर मेज़रमेंट लेने के बाद ये जो फॉर्मूला है ब्रिनल हार्डनेस नंबर का फॉर्मूला, इसमें आपको वैल्यू पुट अप करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो चलिए आंसर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका हम फॉर्मूले का भी उपयोग हो जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए हम क्या ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द ब्रिनल हार्डनेस नंबर ऑफ स्टील इफ़ यू अप्लाइड 3000 kg लोड बाय यूजिंग 10 mm बॉल इंडेंटर एंड इंडेंटेशन डायमीटर इज़ 2.37। ठीक है, अब आपको यहाँ पे BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर पता लगाने हैं। ठीक है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर आपको पता लगाना है। अब देखिए गिवन क्या क्या है, आपने कितना लोड अप्लाई किया, मतलब P की वैल्यू कितनी है, P या F भी बोलते हैं, P की वैल्यू यहाँ पे 3000 है, 3000 kg है। ठीक है, बॉल का डायमीटर मतलब कैपिटल D कितना है, 10 mm है। स्मॉल d इंडेंटेशन डायमीटर कितना है, 2.37 है। ठीक है, इतना अपने पास वैल्यू। अब इसी को आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट अप कर देना है। तो चलिए सीधा फॉर्मूले में हम इसको डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, BHN इज इक्वल टू 2P अपॉन पाई कैपिटल D है ना, इंटू ब्रैकेट कैपिटल D माइनस अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। अब वैल्यू आप रखते जाइए। 2 इंटू P मतलब लोड कितना है, 3000 है, 3000। ठीक है, पाई इंटू कैपिटल D कितना है, 10 mm है भाई, क्योंकि हमने 10 mm का इंडेंटर यूज़ किया है, इंटू कैपिटल D फिर है तो 10 माइनस अंडर रूट कैपिटल D का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर, तो स्मॉल d क्या है 2.37, तो 2.37 का स्क्वायर। अब इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है और आपका BHN की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करोगे तो आपकी ये 3000 इंटू 2 है तो 6000 हो जाएगी ऊपर, और ये आ जाएगी 100 पाई माइनस 97 पाई, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू 3। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो BHN की आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 636। कितनी वैल्यू आ जाएगी BHN की वैल्यू, 636। तो ये BHN की वैल्यू होगी स्टील के, है ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, किसी भी स्टील या किसी भी मटेरियल का ब्रिनल हार्डनेस नंबर निकालना है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको BHN की वैल्यू पता है ना तो आप वहाँ से आप UTS की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी वैल्यू निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। तो UTS इज इक्वल टू होता है 3.5 इंटू BHN। तो अभी मैंने क्या निकाला, BHN कितना निकाला 363। तो अगर इसी स्टील का मुझे अगर UTS निकालना है तो UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3.5 इंटू 363 कर दो, तो उस स्टील का आपको UTS भी पता चल जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल जाती है UTS की। ठीक है, वैसे ही आपको इंड्योरेंस लिमिट की भी वैल्यू मिल जाएगी। BHN इंटू 1.5 कर दो तो इंड्योरेंस लिमिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इंड्योरेंस लिमिट जो है फटिग में काम आता है। ठीक है, फटिग में हम ये टर्म यूज़ करते हैं, जब मैं फटिग पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल से बता दूँगा कि इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं आपको ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग के समय। पहला तो है कि सरफेस एरिया जो है स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई डर्ट स्केल ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि आपका जो स्पेसिमेन है वो इंडेंटर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्पेसिमेन एकदम फ्लैट होना चाहिए, स्पेसिमेन ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हुआ तो आपका रीडिंग गलत आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है कि जो मटेरियल की जो थिकनेस है या जो स्पेसिमेन है उसका जो थिकनेस है वो इंडेंटेशन डेप्थ के 10 टाइम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 mm का इंडेंटेशन बन रहा है ना स्पेसिमेन में, तो कम से कम 10 mm थिकनेस का स्पेसिमेन आपको यूज़ करना है। जैसे कि ये मान लीजिए ये स्पेसिमेन है, तो अगर इसमें 1 mm का डेप्थ बनता है तो इसका थिकनेस कम से कम 10 mm होना चाहिए।
नहीं तो रीडिंग आपकी गलत आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप एक ही सैंपल में 2 बार BHN निकाल रहे हो, मतलब देखो एक ही स्पेसिमेन में अपना 3-4 जगह पे हार्डनेस की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसा निकाला भी जाता है। एक ही स्पेसिमेन में अलग अलग जगह पे हमको टेस्ट करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग किया, यहाँ पे किया, यहाँ किया, तो 2 जो आप टेस्ट कर रहे हो ना, इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 3 गुना क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। जो साइज़ ऑफ इंडेंटेशन है ना, जैसे कि मान लीजिए 2 mm का इंडेंटेशन है, ये भी 2 mm का इंडेंटेशन है, तो इसके बीच कम से कम 4 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। इसके बीच कम से कम यहाँ से यहाँ तक 4 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आप स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हो, जो सैंपल है, उसका हार्डनेस बॉल के हार्डनेस से या इंडेंटर के हार्डनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, अगर स्पेसिमेन का हार्डनेस ज़्यादा है तो आपका बॉल जो है वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा, जो इंडेंटर का बॉल है वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा क्योंकि उसकी हार्डनेस कम हो गई है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ब्रेनर हार्डनेस नंबर की यही एक लिमिटेशन ये होती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाले मटेरियल, बहुत हाई हार्डनेस वाले मटेरियल को, जिसका हार्डनेस 850 से ऊपर है, 850 BHN से ऊपर है ना जिसका हार्डनेस, उसको हम इस मेथड से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इस मेथड के थ्रू, ब्रेनर हार्डनेस टेस्टिंग के थ्रू उसका हार्डनेस नहीं निकाल सकते। 850 BHN इसकी लिमिट है। इसके ऊपर भी अगर हार्ड है मटेरियल, इससे ज़्यादा हार्ड है, तो उस केस में वीकर हार्डनेस टेस्टिंग हमको यूज़ करना पड़ता है। ओके। ठीक है। एडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है, तो ब्रेनर हार्डनेस बहुत इजी है परफॉर्म करने में। ठीक है। यहाँ पे हम 10 mm स्टील बॉल यूज़ करते हैं तो बहुत सारे मटेरियल के लिए अच्छा होता है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, मतलब हेट्रोजीनियस मटेरियल के लिए अच्छा है। हेट्रोजीनियस मतलब 10 mm का बॉल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है ना। तो मान लीजिए कोई आपका स्टील सैंपल है, स्टील सैंपल में आपको पता ना फेजेस होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक फेज़ है, यहाँ पे सीमेंटाइट फेज़ है, इधर आपको फेराइट है, इधर सीमेंटाइट है। तो अगर इंडेंटेशन बहुत छोटा होगा ना, तो ये पर्टिकुलर एक फेज़ पे जाके वो इंडेंटेशन करेगा। जैसे वो सीमेंटाइट पे जाके इंडेंटेशन किया तो हार्डनेस ज़्यादा बताएगा, अगर फेराइट पे किया तो हार्डनेस कम बताएगा, अगर इंडेंटेशन बहुत छोटा हुआ तो। लेकिन यहाँ पे 10 mm स्टील बॉल का यूज़ करते हैं जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या करता है, सबको कवर करता है, फेराइट, परलाइट, सीमेंटाइट, सबको एक बार कवर कर लेता है। तो सबका एक एवरेज, मतलब एक सही रिजल्ट आपको बताता है मटेरियल का। ठीक है। वही रॉकवेल के केस में ना इंडेंटेशन बहुत छोटी जगह पे होता है, तो कई बार हो सकता है कि पर्टिकुलर एक फेज़ पे पड़ेगा वो इंडेंटर, तो उसको वैल्यू ज़्यादा बताएगा, और किसी और फेज़ पे पड़ेगा तो कम बताएगा, ये हो सकता है। ठीक है। और इस टेस्ट से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी और इंड्योरेंस लिमिट भी निकाल लेते हैं, है ना। वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जैसे फॉर्मूला में बताना, वहाँ से हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ब्रेनर हार्डनेस जो है फंक्शन होता है कार्बन कंटेंट का। ठीक है। मतलब अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो BHN की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो आप BHN से ही आप अप्रॉक्सीमेट कार्बन कंटेंट का पता लगा सकते हो। जैसे BHN ज़्यादा आ रहा है तो उसमें कार्बन ज़्यादा है, BHN की वैल्यू कम है तो कार्बन कम है, तो अप्रॉक्सीमेट आप उसकी भी पता लगा सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू। ये था पूरा ब्रेनर हार्डनेस टेस्टिंग का लेक्चर। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।